जोरदार करके उनका स्वागत करें। अब हम लोग सीओ साहब से आग्रह करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय श्री दिलीप कुमार जी का स्वागत करें। जी सारे सदस्यों को मेरी तरफ से बधाई चुनाव के लिए और सभी का स्वागत है। मैं काउंसिलर कुमार, मैंने विद्युत अभियंता बेलागंज। उपस्थित सभी माननीय सदस्य का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी बेलागंज। निरंजन कुमार, प्रखंड शाखा पदाधिकारी बेलागंज। इस बैठक में आप सभी को स्वागत है। मैं राजकुमार पासवान, प्रखंड सांस्कृतिक पदाधिकारी, सह रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु बेलागंज। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मैं निरंजन कुमार, प्रखंड आपत्ति पदाधिकारी बेलागंज, विगत 2 वर्षों से यहाँ पदस्थापित हूँ। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बेलागंज। निखिल कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बेलागंज और विकास कुमार सिंह, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक बेलागंज। नमस्कार, मैं शालिनी चौहान, PhD जेई बेलागंज। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मुकेश कुमार, प्रखंड समन्वयक MSP। नमस्कार, मैं राजू रंजन, शाखा प्रबंधक भारतीय क्षेत्र बेलागंज। सभी को नमस्कार, मैं वाल्मीकि प्रसाद, DRP MBA बेलागंज। सभी को नमस्कार, मैं प्रतीक स्वारा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय। कार्यक्रम में हमारे बीच बेलागंज विधानसभा के माननीय विधायिका श्रीमती मनोरमा देवी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया है। कुछ बच्चों से एक विधिवत स्वागत करेंगे। विसूत्रीय जो समिति है, जो सरकार बिहार सरकार के द्वारा जो गठन किया गया है, इसमें उस क्षेत्र के विधायक एक प्रदेश सदस्य होते हैं। तो माननीय विधायिका मैडम इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कमेटी है उसमें हमारे सदस्य के रूप में सुशोभित है। हम लोग मैडम कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 11:15 बजे स्टार्ट कर दिए थे और सबका एक परिचय का भी कार्यक्रम चल रहा था। सर्वप्रथम हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय, द्विसूत्रीय उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत हम लोग कर चुके हैं और सभी माननीय सदस्यगण का भी हम लोग उद्घोषणा के साथ स्वागत कर चुके हैं। अभी हम लोग का जो कार्यक्रम था, अभी जो प्रखंड स्तरीय जो हमारे पदाधिकारीगण हैं और द्विसूत्रीय के बीच एक इनके बारे में एक जानकारी आपस में दी जा रही थी। तो उसी को कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ताकि एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, क्योंकि यह पहला बैठक है। उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। बेलागंज विधानसभा के अंतर्गत बेलागंज प्रखंड में हम लोग आज जो हमारे विश्व की बैठक में आए हुए सभी लोग, मैं सबको आज हमारे इस ब्लॉक के हमारे वीडियो साहब, हमारे और सीओ साहब और हमारे जितने पदाधिकारी लोग हैं और जितने हमारे सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट गठन से जो हमारे नेतागण और पुलिस प्रशासन की मैडम जो
बैठी हुई हैं, सारे लोग, हमारे पत्रकार बंधु, मैं सबको आज अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ इस बात की कि आज मेरा आपके साथ पहली बैठक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आने वाला समय है, जो हमारा सरकार का जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग सारे नेता जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, हमारे पदाधिकारी लोग, सब लोग गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे ताकि हमारा आने वाला समय में जो विकास बहुत हुआ है और विकास जो बचा हुआ है, आने वाला समय में विकास चुनाव को देखते हुए और विकास समय पर पूरा हो जाए। हमारी सरकार की यही सोच है और यही चंद शब्दों के साथ आप लोग को मैं आभार प्रकट करती हूँ बहुत बहुत कि आप लोग, हम लोग सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर चलेंगे और अपने हम लोग बेलागंज विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच प्रखंड के प्रमुख महोदय भी अब इस विस्तृत बैठक में उनका आगमन। आज की इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय, प्रमुख महोदय, विस्तृत के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित मनोनीत सदस्यगण, इस सभा के उपस्थित सभी पदाधिकारी, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निरंजन कुमार, बेलागंज प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी। यहाँ उपस्थित सभी माननीय एवं हमारे पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं निरंजन मेहता, अंचल अधिकारी, बेलागंज। आज के इस प्रखंड स्तरीय बैठक में माननीय विधायिका मनोरमा देवी, प्रखंड प्रमुख महोदय वीडियो साहब, कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार जी, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार जी, आए हुए पदाधिकारीगण, मीडिया भाइयों और जनप्रतिनिधिगण, सारे को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सारे लोग को बधाइयाँ देता हूँ और मैं डॉक्टर मुकुंजा कुमार, हॉस्पिटल प्रभारी हूँ और हॉस्पिटल से रिलेटेड किन्हीं को अगर कोई समस्या है तो हमें आपको के माध्यम से अवगत करवाएंगे। इसे अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलागंज। इस विस्तृत कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायिका श्रीमती मनोरमा देवी, हमारे माननीय प्रमुख श्रीमती कांति देवी, यहाँ पर उपस्थित सारे पदाधिकारीगण, सारे कर्मीगण एवं मीडिया के बंधु का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग आज विस्तृत की पहली बैठक है, आपस में हम लोग का जो एक जान पहचान एक होनी चाहिए थी, क्योंकि पहली बैठक है। इसके बाद अब हम लोग अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि अब इस बैठक का जो पॉइंट्स है, जिस चीज़ के लिए बैठक की आयोजन की गई है, उसमें हम लोग आगे बढ़ें। इस बैठक में सारे प्रखंड के स्तरीय सारे पदाधिकारीगण और कर्मीगण हैं और हमारे माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय तथा सारे सदस्यगण, अगर किन्हीं विभाग से किसी भी काम से संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी तो वे हम लोग अभी आमने सामने बात करेंगे। और इस जो मीटिंग हो रही है, हम लोग इसका एक प्रोसीडिंग भी तैयार कर रहे हैं मैडम, और उसका हम लोग तुरंत अविलंब डीएम सर को, जिला प्राधिकारी गया महोदय को हमने तुरंत भेजेंगे और तुरंत मैडम फिर जिला के थ्रू पटना मंत्रिमंडल सचिवालय में हुआ चलेगा। तो ये अविलंब ये हमें प्रक्रिया अपनानी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि क्या क्या सरकार का गाइडलाइन है, आज शुरू में ही मैं आपको पढ़ करके सरकार का गाइडलाइन, इसकी महत्ता और इसके बारे में कैसे काम करना है, 2-2 महीने पे मैडम एक
कम से कम, और आगे भी हम लोग इसमें ध्यान देंगे। क्योंकि पहली बैठक है, आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे की जो बैठक होगी, जो डेट निकाला जाएगा, इसी तरह हम लोग करेंगे। और अगला मीटिंग में आज जो हम लोग प्रोसीडिंग में इसमें जो हम लोग मेंशन करेंगे, लिखित रूप से जो देंगे, इसकी समीक्षा हम लोग अगले मीटिंग में करेंगे। तो आज हम लोग अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि अपना एक उद्बोधन देते हुए इस मीटिंग की कार्रवाई को आगे करने की कृपा करें। आज विश्व सूत्री की बैठक में आए हुए तमाम पदाधिकारीगण और गया से चलकर इस क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती मनोरमा देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय एवं तमाम इस बेलागंज प्रखंड के तमाम पदाधिकारीगण, विश्व सूत्री के सदस्यगण, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन एवं स्वागत है। आज विश्व सूत्री की बैठक बेलागंज में पहली बार बहुत दिनों के बाद रखी गई है। इसलिए इस कमेटी की गठन बहुत दिनों के बाद की गई है। सबसे पहले कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति। कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का मतलब होता है कि जितनी विभागीय कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे क्षेत्र में, जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, वो सारे कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसकी अधिकतम जानकारी हमारे सदस्यों को और हम लोग को रखना है। पदाधिकारियों से हम लोग को लेना है कि किस तरह से आप कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, कितनी गति हुई, कितनी प्रगति हुई, कौन कार्य किस स्थिति में है, ये सारे बिंदु पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे पदाधिकारियों के द्वारा। तो अभी हम जो बैठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इस कार्य का संचालन हमारे उपाध्यक्ष महोदय दिलीप कुमार जी, जो इस कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं, इसकी सभा के संचालन उपाध्यक्ष महोदय। तिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ दीपक कुमार जी से, जो विस्तृत विभाग मिला है, उस बारे में अपने संबंधित अधिकारी से सवाल करें। सर्वप्रथम मैं सभी पदाधिकारियों को सूचित करना चाहता हूँ कि अगर पहले वाला बेलागंज नहीं था, अब यह एक जीवंत आदमी विकास ग्रुप कमेटी श्रीमती मनोरमा देवी के हाथों में गया। इसलिए यहाँ किसी भी तरह के गरीबों के, वंचितों या शोषितों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं स्वास्थ्य संबंधित यहाँ कुछ समस्या है, उसके बारे में आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे मेरे कमेटी को जानकारी मिली है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी वैक्सीनेशन के लिए 100 रुपया प्रति बच्चा से लिया जाता है। कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी वैक्सीनेशन के लिए 100 रुपया पर हेड लिया जाता है। तो दूसरी बात मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि बेलागंज के अंतर्गत कितने नर्सिंग होम संचालित है, उसमें कितने सरकार के मालिक के रूप संचालित हो रहे हैं। अगर जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन पर विलंब कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा बिंदु है, जहाँ तक मुझे मेरे सदस्यों को जानकारी मिली है कि पूरे बिहार में कहीं भी जेनरिक दवा का दुकान अब नहीं चल रहा है, यह केवल बेला में संचालित हो रहा है। ऐसा क्यों? सरकार के क्वेश्चन आए हैं और मैं नर्सिंग होम के लिए जो बात है वो वीडियो साहब पहले से भी संज्ञान में है। हम लोग उस पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा ये महादलित का टोला में जो अभियान चल रहा था, कुछ कार्यक्रम चल रहे थे और अभी डीएम साहब का IMA में वो खेल प्राधिकरण की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। तो सारे नर्सिंग होम पे हम लोग संज्ञान लेंगे और सारी ये जांच करेंगे। दूसरा वैक्सीनेशन रिलेटेड उसको भी मैं जांच करूंगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, बट मैं उसका जांच करूंगा। और तीसरा क्वेश्चन है वो जन औषधि केंद्र का, तो उसका पहले से मैं वहाँ सिविल सर्जन महोदय के पास ये लेटर में 2 साल पहले ही दे चुका हूँ और फिर मैं उसको विधिवत जानकारी दूँ। धन्यवाद इसके लिए और बहुत अच्छा लगा। मैं इसको चिकित्सा प्रभारी महोदय एक लोग बात बता रहे हैं, जनता को बढ़वाने की बात कर रहे हैं। आप जांच कीजिएगा, मैं वैक्सीनेशन का तो फ्री का पैसा है लिया जाता, खुद आपका 6 महीने पहले खुद दे चुका हूँ, लेकिन इस पर भी आपने कोई कार्रवाई
बात है नहीं कि मैं खुद रुक गया हूँ 100 रुपया के लिए। हमारे पास कुछ मैं रुक गया हूँ, आपका जो जांच है वो 10 वर्ष तक नहीं होता है, टीकाकरण भी नहीं होता, फोटो भरते हैं आपका और FIR की धमकी देते हैं, ऐसा क्या? नहीं, आप जो ये दूसरे तरफ से क्वेश्चन को मोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पूरा संज्ञान लूंगा। ठीक है। और आज विश्व ये जो आज कार्यक्रम है इसमें मैं संज्ञान लूंगा। मुद्दा उठाएंगे, शांतिपूर्वक उठाएंगे, आवेश नहीं उठाएंगे। और रही बात जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर भी सकते हैं। यह बात हम लोग को मिल चुका है। और इस बैठक के बाद जहाँ जहाँ कमियाँ हो रही है उसको हम लोग निरीक्षण कुछ ऐसा मैटर आया है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, कुछ मैं भी आकलन किया हूँ नेट पर निकल कर, एक आदमी को 2 ऊपर नहीं मिला हुआ है। मैं सर चाहता हूँ कि 2022-23 और 24-25 तक अपना बायोडाटा मिल जाए तो मैं पूरा प्रखंड का जांच कर लूँ, नहीं होगा। लेकिन दूसरा पंचायत का मैंने जांच किया हूँ मोबाइल से अपने आग्रह के हिसाब से। लेकिन हम पर विश्वास मत कीजिए, आप जो लिख के दीजिएगा उस पर विश्वास करिएगा। मैं दूसरा आग्रह दे दूँगा कुछ अगर पंचायत का यही मैटर है, पंचायत का यही मैटर है, अलुआ 2 का भी यही मैटर है और कुछ देने के लिए बोले हैं अंचलाधिकारी साहब जी। मैं इसको मैं जानना चाहता हूँ कि बेला अंचल में कौन गाँव में कितने होलन बचा है, कितना हो गया, हमें जानकारी चाहती हूँ। क्या सर्वे हो रहा है 1978-77 से जो सर्वे हुआ था, जब मैं अपना जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 1978 तो सेटलमेंट हो गया था, उसको बाद का दखल खारिज हो रहा होगा। लेकिन 1978 के बाद यानी 76 हो गया, 74 हो गया, इसको पुराना जो केवाला है क्या उसका म्यूटेशन हो सकता है कि नहीं? अगर नहीं हो सकता है तो लिख दे दीजिएगा, हो सकता है वो भी लिख दे दीजिएगा। काहे कि मेरे पास ऐसा बहुत सा दखल खारिज मेरे पास आ रहे हैं नर्सरी। हमने लोग के पूछा भी कि हम जब बात कर लेंगे उसको बाद हम कर सकते हैं। और तीसरा हो गया आपका कि जिसका खतियानी है और किसी तरह से उसका रसीद बुला गया है, गुम हो गया है, उसका अभी रसीद काटिएगा या न कटेगा या न कटेगा। अभी जो मैटर उठाए हैं आवास से संबंधित, आप कृपया हमें आप लिखित आपका जो पास पेपर है आप हमें दे दें। 22-23-24 जो भी आपका मैटर है हम अविलंब जान करके आप रिपोर्ट देंगे। अभी तो फोटो कॉपी करके दे। इसमें हम लोग को सरकार के द्वारा बहुत बधाई भी दी गई है। अब एक बाकी जो आप कह रहे हैं कि कुछ केसेस में मनरेगा का बाकी रह गया है, आपसे आग्रह है कि आप उन्हें दे दें, न करवाएंगे। संबंधित जो मजदूरी सवाल है उसमें लगातार सभी का मसला निकाला जा रहा है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि इंदिरा आवास के सॉफ्टवेयर में जो बंद हो गई है उनका मसला और विभाग से विभाग से उसको क्लोज कर दिया गया कि जब योजना है ही नहीं तो उसमें मसला और जाओ। तो ऐसे बहुत कम 10% के आसपास योजना है जो कि 19-20 से ही बंद, तो उसमें समस्या हो रही है। उसका हम लोग विभाग को चिट्ठी लिख चुके हैं, बल्कि इसमें घर को फिर से जनरेट किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उसको बंद कर दी गई। अभी जो आपने प्रश्न उठाया था उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो अभी अभियान में से सर्वे की बात बताई गई थी, तो उसका मैं आपको डिटेल वाइज जो है किस पंचायत में कितने लोगों का अभी तक सर्वे करके हम लोग लागू के रूप में चयनित किए हैं वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रश्न इशू नहीं है, परंतु इसके बाद का जो आपका दो प्रश्न था केवाला, एक तो सर्वे के पहले का और एक सर्वे के बाद का। तो सर्वे के पहले का जो भी आपका केवाला था ऐसा केस है तो आपका उसके बाद चूंकि सर्वे हुआ है और सर्वे पुनः दूसरे के नाम से खुला है तो ये मैटर सिविल कोर्ट का बनता है। लेकिन जो सर्वे के बाद का केवाला है उसके आधार पे हम लोग जो नया पुराना खेसरा है उसका अंचल अभी सर्वे सत्यापन करके करवा भी रहे, बहुत लोगों का हुआ भी है। और जो तीसरा प्रश्न है खतियान विदाउट लगा, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा विभागीय निर्देश है, लेकिन इसमें जो आपने प्रश्न पूछा है ये स्पेसिफिक है, जनरल क्वेश्चन नहीं है। तो ये हम लोग तभी बताएंगे जिनका वो प्रॉब्लम होगा उनका कागज क्या है नहीं है,
उसका क्या स्टेटस है उसके आधार पर। तो ये कोई यस नो का प्रश्न नहीं है कि मैं आपको इसमें क्लियरली बोलूँ कि हाँ ये होगा ही, और उसके बाद उसमें पता चलेगा कि थोड़ा दूसरा इशू है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे तो आपके कहीं। तो ये यस और नो का क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम आपको डायरेक्टली बोले। अगर किन्हीं का जनरली वैसा होगा हमसे ऑफिस कार्यालय में आकर देख सकते हैं, जो भी उनका पेपर होगा देखो उसके आगे उनको जो भी सही होगा वो बताएंगे। माननीय सदस्य के द्वारा क्वेश्चन किया गया है, ऐसा देखने में आता है कि कहीं कहीं मेरे संज्ञान में भी आया है, तो मैं इधर लगातार जांच कर रहा हूँ। इसमें जैसे पिछले माह यानी अप्रैल माह में 4 लोगों का मैंने एसडीओ साहब को कार्रवाई करने के लिए दिया। मार्च में मैंने 6 लोगों को कार्रवाई करने के लिए दिया। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, अपना जांच चलती रहता है और पकड़ा जाता है कि ऐसा है तो निरस्त भी किया जाता है, उसका लाइसेंस है जो कि कैंसिल किया जाता नहीं, सो नोट किया गया है। और अगर कोई स्पेसिफिक नाम है तो आपके द्वारा दिया जाएगा, तो मैं कल परसों जिस दिन कहेंगे मैं जांच करूँगा और उसका पर भी कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता रमेश सिंह, किस कारण से दुकान रद्द कर दिया गया? देखिए उसमें ऊपर कोई कार्रवाई कोई केस किया गया था। हमारा कंट्रोल ऑर्डर में है कि कोई भी चीनी पे कोई जलवितरण प्रणाली विक्रेता है उन पे किसी तरह का प्राथमिकी दर्ज होता है या फरार होता है, तो उस स्थिति में जब तक न्यायालय से निवृत्त नहीं हो जाते हैं तब तक उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। सिर्फ रमेश सिंह पर ही कौन लोगों पर? मेरे जानकारी में वही एक आवेदन दिया गया था के द्वारा जांच के दरमियान उनका किया। मैं आपको बता देता हूँ, बेलागंज थाना 563 पे नौशाद आलम धर्मोवन और एक है निशांत राज पाई रिहासत, दोनों पर भी FIR अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? तो मेरी जानकारी में नहीं है इनका, इसका कोई अगर है पत्र है तो मुझे दिया जाए, मैं जरूर करवाइए। बेलागंज है, पता चलेगा, मैं FIR की कॉपी आपको ठीक है, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार का द्वारा चलाया गया योजना, जैसे सरकार से खाद मिलता है, बीज मिलता है, दवाई मिलती है, फसल की क्षतिपूर्ति होती है, पीएम किसान योजना है, कृषि मेला है एवं किसान रजिस्ट्रेशन है, साथ ही संबंधित कर्मियों पंचायत भवन है, सुनिश्चित उपस्थिति। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाद मिलता है, खाद कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्या भाव होता है, इसका कोई गारंटी नहीं है अब तक के हमारे पर। हम खाद के लिए जब दुकानों में जाते हैं तो खाद का कोई लिमिट भाव नहीं होता है। अगर फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं तो बोला जाता है कि भाई खाद तो ले लेंगे, मिलेगा तो मिल जाए, ले लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, बीज है, जब बीज ब्लॉक में आता है, बीज ब्लॉक में आता है तो पता चलता है कि 30 रुपये किलो ये सामान है और 36 रुपये किलो ये है, और दोनों को मिलाकर बेचा जाएगा। और बाद में पता चलता है 4 दिन बाद जरूरत किया ये बीज कट गया। तो ये कौन सा मतलब अभी आता है कि 2 दिन दूसरा योजना रहता है, तीसरा दिन योजना बदल जाता है। तो इस तरह की बात अगर बदल जाता है तो हमको जानकारी कैसे मिले? हमें जानकारी भी तो मिलना चाहिए और किसान को जानकारी मिलना चाहिए। पता चलता है कि दूसरे दिन पूरा के पूरा एक किसान 40-40 किलो 50-50 किलो ले जा रहे हैं और दूसरा किसान जो है 2 हफ्ते में आता है, जाता है, चला जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता है। तीसरी बात, दवाई जो है, जब दवा मिलता है फसल के साथ उड़द का मतलब हमें जो बीज मिल रहा है तो उसकी दवा मिल रही है, तो जब दवा मिलता है तो उसमें 2 बोतल पकड़ा दिया जाता है। अब हमें जरूरत है उसमें खास की दवा डालने का, हमें डालना है कीड़े मारने का दवा और उसमें पता नहीं क्या दवा दिया जाता है, दवा ढक दिया जाता है, तो उसके पकाने वाले बोले कैसे डालेंगे, कब डालेंगे, इसका क्या टाइम होगा, किस समय क्या स्थिति में डाला जाता है, न दवा में कोई लिस्ट है, न कोई पर्ची लगता है, अगर तो बताने वाले। तीसरा, फसल क्षति। फसल अगर क्षति होता है तो हम लोग आते हैं, बताते हैं मेरा पेड़ पौधा है, मेरा मक्का खत्म हो गया, मेरा गेहूं खत्म हो गया, तो उसके बारे में भी कोई विशेष संज्ञान हमारे प्रखंड में नहीं लिया जाता है। दूसरी, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में बहुत से किसान ऐसे आज भी है जिनकी आज भी प्रतिद्वंदी में चल रहा है, पता नहीं किस तरह से लाभ टूट गया और कैसे कट गया, उसका भी कोई लाभ नहीं मिलता है। साथ ही कृषि मेला लगता जरूर है, सरकार जो मेला लगा रही है, जो अभी दे रही है, प्रोसीडिंग दे रही है,
फिर भी जब जनता को मालूम नहीं पड़ता कि मेला कब लग रहा है और कहाँ लग रहा है। मेला लग रहा है, पता चला कि मेला लग रहा है, कहाँ लग रहा है, सबको मेला लग रहा है, नया लग रहा है, नया लग रहा है तो पटना आगे लगा है। और जनता कैसे पाएगा और कैसे समझ में आएगा और कब प्रचार प्रसार इसका होगा, कैसे वो जानेंगे और कैसे समझेंगे। और चौथा किसान रजिस्ट्रेशन। किसान रजिस्ट्रेशन में खर्चा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका हो सकता है खराब हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, किसी प्रकार के, तो इसकी वजह से भी किसान को डिस्टर्ब होता है और उनका नंबर चेंज करने में भी टाइम महसूस होता है। और जो सबसे बड़ा सुनना नहीं मिला कि पंचायत संबंधी कर्मी, जैसे एक पंचायत में कम से कम सप्ताह में 2 दिन पंचायत भवन, आजकल हमारे हरेक प्रखंड में पंचायत भवन उपलब्ध है, तो पंचायत भवन में कम से कम सप्ताह में 2 दिन जो कर्मी है, सलाहकार है, एसएमएस है या तो ऐसे एपीएस है, जो दवा पकाने वाले हैं, ये लोग अगर बैठे थे तो जनता उनके साथ बैठेगी तो हम लोग को इतनी बातें करने का मौका यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए सागर कर्मचारी होने से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में विचार करने और सूचित बना देंगे, ठीक है। साथ ही और विभाग तो सब कहता है प्रखंड करना है वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन प्रखंड में कितने जगह है अब तक इसकी जानकारी हम लोगों को चाहिए। साथ ही यहाँ कितने डीलरशिप है जो डीलर को चला रहे हैं, जिनको राशन देते हैं, खाद वितरण करते हैं, कौन से करते हैं, कहाँ किसकी पंचायत में हो रही है, इसकी जानकारी चाहिए। साथ ही टैक्स रिटर्न की जांच, टैक्स रिटर्न जुटा हुआ है, एक भी परिवार से 12 व्यक्ति का नाम जुटा हुआ है। जो बच्चा है 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, जबकि परिवार से 25 आदमी का नाम जुटा हुआ है, परिवार में जिसका नाम आज तक जो किसान रहते हैं नहीं बन चुका है, उसका नाम नहीं जोड़ा गया है। और नाम जोड़ने का जो प्रावधान है, पता चलता है कि ग्रुप में करके वो अध्यक्ष शामिल जोड़ेंगे, तो नाम कैसे हम लोगों को जुटेगा। जो नया व्यक्ति है, जो नया किसान है, उनका नाम जोड़ने समझ नहीं होने को करना चाहिए। सदस्य महोदय द्वारा जो प्रश्न किया गया है बीज के बारे में, खाद के बारे में, पीएम किसान कृषि मेला, किसान रजिस्ट्रेशन, तो बीज सरकार के द्वारा जो हम लोगों का नियम है, जो भी किसान लेना चाहते हैं वो स्वयं रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उनके मोबाइल पर OTP जाता है, वो स्वयं किसान जो भी है स्वयं करेंगे कि हमें 5 किलो लेना है, 8 किलो लेना है, 10 किलो लेना है, 20 किलो लेना है, जो चीज़ भी लेना है, तो कृषि विभाग में नियम है, उसके लिए स्वयं किसान ऑनलाइन करते हैं। और हमारे जो कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं, ये प्रचार प्रसार करते हैं। और जो हम लोगों को जिला के द्वारा लक्ष्य मिलता है, उस लक्ष्य को हम लोग पंचायत वाइज क्रमांकित करते हैं। अगर 2 से 15 लक्ष्य हमको मिला तो 19 अगर पंचायत है तो हम लोग उसको डिवाइड करके और हर एक पंचायत में हर एक योजनाओं का हम लोग जो है आदान प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्रत्यक्षण से संबंधित है, उसमें दवा भी आती है, उसके लिए हम लोग किसानों को लीफलेट भी देते हैं। जो भी चीज़ आती है वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है, सारा जानकारी लिखा हुआ है। अगर कुछ सब किसी किसान को अगर समझ में नहीं आते हैं तो हम अगर उपस्थित रहते हैं तो हम बैठ कर करके किसानों के बीच में सभी जो भी दवा मिलती है उसके बारे में बताते हैं कि किस किस समय में कौन दवा का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़ है कि हमारे कृषि समन्वयक है, कुछ किसान ऐसे हैं कि लिए और उसके बाद चले गए, लेकिन जब वहाँ पर हम लोग रहते हैं तो निश्चित बताते हैं और प्रशिक्षण भी हम लोग देते हैं किसानों को। दूसरी चीज़ है कि पीएम किसान से संबंधित मामला जो है, तो इसमें दिक्कत हो रही है कि पहले जो शुरू में भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, उस समय नियम था कि जिसके भी जमीन 2 डिसमिल भी है, 3 डिसमिल भी है, पिताजी के नाम पर है, उस समय हो जाता था। लेकिन अब इधर 2-3 बार से जो है प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा ही चेंज कर दिया गया है। उसमें पीएम किसान कराने के लिए अब उनके पास जमाबंदी जरूरी है, बिना जमाबंदी के उनका होगा ही नहीं, क्योंकि नियम में जो है परिवर्तन किया गया है।
भारत सरकार के द्वारा ही, राज्य सरकार के द्वारा। दूसरी चीज है कृषि मेला। तो जो भी किसान हमारे इच्छुक हैं, जो भी यंत्र लेना चाहते हैं, तो इसके लिए वो आवेदन स्वयं करते हैं। जो हमारे किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक हम लोगों के द्वारा बताया जाता है, क्षेत्र में भी कार्यालय, पंचायत कार्यालय, वहाँ पे उन लोग बताते हैं कि इस तरह का जो है आपका मुहिम है, आप लोग आवेदन कीजिए। जो जंप आपको लेना है वो जंप जो है अनुदान पर 50% पर भी है, 60% पर है, 75% पर है। वो किसान अपना आवेदन करते हैं, उनको जो है से अब नियम हो गया है कि जो भी आपका लॉटरी सिस्टम से निकलता है, और उसके बाद जो है किसान मार्केट से जो जिसके पास जो सही दुकानदार है, जिनको दुकान आवंटित है, वहाँ से खरीदते हैं। अगर नहीं भी खरीदते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा कृषि मेला का आयोजन किया जाता है, जिसका पेपर में जब भी मेला लगता है तो पेपर में 3-4 दिन पहले उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। और जाकर के किसान बड़े बड़े यंत्र यहाँ से नहीं, पटना से भी लाते हैं। उसके बाद आपको चंदौती बाजार में लगता है, कभी गांधी मैदान में लगता है, वहां से किसान जाकर के परमिट उठाव करके और अपना ले जाते हैं स्वयं से। उसमें कहीं किंतु परंतु कुछ नहीं है, बीच में बिचौलिया है ही नहीं। तीसरी चीज है तो फसल क्षति का नियम है कि जब भी फसल क्षति होगा तो 33% से जब व्यवहार होगा, 33% से जब पार करेगा, तब वो जो है भारत सरकार और राज्य सरकार का नियम है कि 33% अगर क्षति होगा तब उसमें जो है आपको मुआवजा मिलेगी। 33% से अगर है तो उसमें मुआवजा नहीं मिलेगी, मिलती है। आप उसके लिए पहले आवेदन कीजिए। जल गया तो उसका नियम है, ऐसा सिस्टम है ना, नियम है, ठीक है। लेकिन मेरे स्तर से नहीं, आप स्वयं जो है आवेदन सीओ साहब को दीजिए। आपदा के मालिक सीओ साहब होते हैं, सीओ साहब को देना है। उसके बाद उसकी कर्मचारी जांच करेंगे, उसके बाद मेरे पास आएगा तो हम लोग भी जाकर के उसको जांच करेंगे, और जांच करने के बाद प्रतिवेदन जो होता है हम लोग करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बीज लाते हैं, बीज पूरा का पूरा बीज उगा नहीं, पूरा पौधा मेरा खत्म हो गया, तो उसका जुम्मेदार कौन है? अब तो बीज देखिए, आप लोग किसान हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि ये बिहार राज्य बीज निगम का बीज होता है। आप लोग जब भी ले जाते हैं तो लगाने के पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो है आप उसको जरूर थोड़ा सा अभी टेस्ट करके देख लीजिए, तब आप जो है खेत में लगा दीजिए। 2 दिन 3 दिन क्या आएगा? एकदम अंकुरण की क्षमता आया नहीं आया उसके बाद आप देख लीजिए। हम लोग हर एक किसान को बताते हैं। मेरा कहना एक बात और है सर कि जो बीज वितरण होता है, क्योंकि प्राइवेट बीज नहीं है, बिहार राज्य बीज निगम का बीज है। ठीक है, वितरण जब होता है, बीज जब वितरण होता है तो बीज वितरण का टाइम जो है वो होना चाहिए। सुनिए, सहकारिता विभाग के लिए सवाल था, इसमें मुख्य रूप से समझ पाए हैं कि टैक्स के नाम की जांच करा, और जो सदस्य बनते हैं टैक्सों में, तो जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में जो है कुछ है। जैसे मतलब पहले तो हमें ये बताया जा रहा है कि प्रखंड में गोदाम जैसे होता है, पैक्स गोदाम। जी जी, पैक्स गोदाम जैसे हमारा 19 पंचायत है, 19 पंचायत में कितना गोदाम है हमारे प्रखंड में? लगभग पैक्सों में गोदाम है, कुछ लगभग 4-5 पैक्स ऐसे हैं जहाँ गोदाम नहीं है। कुछ कारण है वहाँ, जैसे पूर्व पैक्स अध्यक्षों द्वारा कुछ राशि का गबन कर लिया गया था, ठीक है, मतलब उसको पहले बनाने के लिए पैसा मिला था, वो नहीं बना पाए, उनके डिफॉल्टर का केस दे गया हुआ है, जिस कारण कई जगह नहीं बन पाया। जैसे आप 60 बीघा हो गया। और जो भी पदाधिकारियों के पास कंप्लेन जा रहा है, कृपया करके लिखित में अपना शिकायत जो किए हैं वो लिखित में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को जमा करेंगे 2 दिन के अंदर। उसके बाद जो भी कार्यालय खुल जाएगी विश्व यहाँ पे, वो पेपर हम इनसे बात करते हैं। तो 4-5-6 पैक्स ऐसे हैं जहाँ अभी गोदाम नहीं बना है, उसका प्रस्ताव गया हुआ है, प्रक्रियाधीन है, और जैसी सैंक्शन होता है वो होती है। दूसरा सवाल था पैक्स में नाम की जांच। आपका कहना है कि कई पैक्सों में 18 वर्ष से कम उम्र के जो है
सदस्य को जोड़ दिया गया है। एग्रीकल्चर का कितना गांव अभी तक आपने कंप्लीट किए, कितने किस फार्मर दिए, ग्रामीण क्षेत्र निर्माण का क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी देंगे। करेंगे पहले हम आपका देते हैं कचराओं में जो बिजली का काम है उसका सर्वे हो चुका है, मगर अभी क्या है कि वो काम बिजली बोर्ड के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जाता है, एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। वहाँ के लिए स्पेशली जो गाँव है वहाँ गाँव रहेगा भगवान और बाकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ एक्स्ट्रा ब्रांच है, तो उसके लिए वहाँ सर्वे नहीं है। वो केवल क्या है कम छोड़ना है, तो केवल किया गया है वो कम छोड़ना है, गाँव से बात हुई उसमें चाहिए वो 50 का टेबल लगाया, हम लोगों को 95 या 120 का टेबल करना है और 120 का टेबल अभी वहाँ पे है नहीं, जब से बात हुई है बीच में भी अभी आपका कॉल आया था, बीच में भी आया वहाँ का कार्य टूटा था, उसके लिए है, उसके लिए हम लोगों का भी है क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। केबल का जो काम हुआ था तो 1.5 साल या 2 साल पहले, 2 साल ऐसा पहले का है, उसमें 50 का केवल कम क्षमता का केबल दिया गया, उसको चेंज करना है। तो आप अपने जो भी आपके फील्ड की स्टाफ है देख लीजिए और देख करके तो वहाँ पे आपके जो जिला के अधिकारी बात कर लीजिए या वो अपने एजेंसी से बात करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल इसकी उसको सॉल्व किया सर इसको हम एक देते हैं, इसको डायरेक्ट करवाते हैं। इसके अलावा एक ही कनेक्शन से संबंधित था, तो इसके लिए हम बता है कि हम लोगों का मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले साल चालू किया गया था, जिसके तहत 6-7 महीने पहले हम लोग के पास एजेंसी आई है पार्टी का काम करके, तो ये जगह सर्वे कर चुकी है और उनके तरह पहले से एक एजेंसी काम कर रही थी, उनको भी देना था, बट स्पेशल कृषि के लिए खासकर मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत एक एजेंसी आई है जो कि काम कर रही है। उसके तहत अभी 10 जगहों पे उन लोगों ने ट्रांसफार्मर चार्ज कर दिया है। ये दिक्कत इसलिए हो रहा था क्योंकि गेहूं खेत में लगा हुआ था जब वो एजेंसी आई थी, हम लोगों ने उससे सर्वे पहले करवा लिया है और सर्वे उनके द्वारा टोटल 59 ट्रांसफार्मर का किया गया जो अभी वर्तमान, जिसमें कि 3 में वर्क प्रोग्रेस में है, जहाँ तक कि पोल ट्रांसफार्मर का इलेक्शन हो चुका है, डीडी स्ट्रक्चर डीडी इंस्टॉल हो गया है, लगा नहीं है। पोल इलेक्शन में 3 सर्वे वाले हैं जो कि एक में पोल लग गया है और एक ट्रांसफार्मर के पेज में हो जाएगा, बाकी 59 का उन लोगों ने सर्वे कर रखा है जिसमें वो आगे का काम करेंगे। इसके बारे में बताएंगे कि कृषि के लिए लगातार 3 महीने का मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को टारगेट दिया है, जिसमें कि हम लोग स्पेशल कृषि के लिए ही काम करना है। तो हर जो अभी 8 मई आज से ही पेपर में हम लोगों ने बताया है, कृषि विद्युत संबंध के लिए किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने कैंप आयोजन किया है, हर पंचायत में लगेगा, आज बरगा पंचायत में लगा है और उसी के माध्यम से मॉन्टी कार्लो जो एजेंसी है वो वहाँ पे सर्वे भी करेगी और इसके हिसाब से अगले 3 महीनों के अंदर जो लक्ष्य है उसके हिसाब से 60 ट्रांसफार्मर किसान विद्युत संबंध योजना के तहत मॉन्टी कार्लो के द्वारा दिया जाएगा और 40 जो है RDSS का है स्टर्लिंग उनके द्वारा दिया जाएगा। टोटल अभी तक हम लोगों के पास 100 आया है जो किसी ट्रांसफार्मर हम लोग डायरेक्ट पहुँच। इसमें एक बात बताएंगे कि थोड़ा सा परेशानी कम आ रहा है कि जो नियम है बिजली विभाग का जो सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, किसी का ट्रांसफार्मर देने के लिए किसी फीडर आवश्यक है। हम लोग बहुत जगहों पे डिमांड पे हम लोग दे रहे हैं और रेलवे के पूर्व साइड में कृषि का पूरी तरह से एक्सटेंशन हो चुका है। पश्चिम में क्या है, जगह की कमी हो या फीडर की कमी जिसके कारण किसी का वर्क थोड़ा सा स्लो हो, तो इस साइड में यदि कहीं आप करिएगा तो वो तत्काल बेसिस पर हम करवा सकते हैं। इधर थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, भवनपुर PSS जो खिलाड़ी के बदल है वहाँ से हम लोगों ने कृषि फीडर बुला रहा है क्योंकि मेरा जगह क्षमता बहुत ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा हो चुका है, 5 एरिया हम लोग इसको बढ़वा रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो यहाँ से कृषि करना संभव नहीं है, तो हम लोग भवनपुर से एक लाइन ला रहे हैं जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी बिहारी गाँव में प्रॉब्लम हुआ है, सारे लोगों को हम लोग क्लियर करते हैं। कोशिश है कि इस एरिया में भी एक एग्रीकल्चर का फीडर लगा दें जिससे कि सभी किसान भाइयों को कनेक्शन सस्ता मिले।
चल रही है, तो यहाँ उपस्थित सारे हमारे माननीय सदस्य हैं, उनसे एक आग्रह है कि जेई साहब के द्वारा बहुत बार हमें कॉल आता है कि आप लोग को पता है कि एक प्रीपेड मीटर लगाना है। अभी महादलित टोला समग्र अभी एक कैंप चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सर, आपको सब मौका पड़े से बता रही है। उसमें एक पार्ट है बिजली का कनेक्शन की प्रीपेड। बहुत जगह से मैसेज आता है कि लोग इसको नहीं लगवाना चाह रहे। यह सरकार का इसमें प्राथमिकता के बेस पे सबको प्रीपेड टिकट लगवाना है और उसका सुचारू रूप से उस पर काम भी करना है। तो सबसे आग्रह है कि कोई भी काम पदाधिकारी करने को करते ही हैं, हमें जनप्रतिनिधि से भी सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आप लोग भी इस चीज को सारे जनता में इसको फैलाना है, जागरूक करना है। हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, ताकि जो सरकार का जो टारगेट है समय रहते हम लोग उसको पूरा कर सकें। सबसे आग्रह मैडम, ये हमेशा मतलब क्वेश्चन आ ही रहा है। एक बार आपसे बात हुई थी कोरियामा पंचायत का एक 11 नंबर वार्ड है, वहाँ जो बोला था कि मॉल का परेशानी है और क्या स्थिति है वहाँ का? बालाबीघा में आज से 4 या 5 साल पहले बाढ़ आई थी इस क्षेत्र में, तो वो तो हो गया, बाढ़ तो आई थी और पुल टूट गया। तो उसमें कितना काम आपका हुआ ये हम जानना चाहते हैं, और वो काम कब तक आप करवा रहे हैं इसका रिपोर्ट दीजिए। उसमें एक समस्या क्या है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है 5 बीघा से लाइन चल रहा है, जो कि मतलब क्षमता के हिसाब से नहीं है, तो जिसके कारण हम लोग एक नया लाइन बनवा रहे हैं नीचे से सुरौदा से, तो सुरौदा से वो आगे बढ़ के सुरौदा में भी बढ़ा है, उसके बाद उसका बालाबीघा आएगा, उस सर्वे में है वहाँ पे। ये तो आपका 2 महीना 3 महीना गुजर गया, ये शिकायत हमारे पास आ रहा है, और 3 महीना में 4 और का काम नहीं हो तो भाई ये तो बहुत अफसोस की बात है। उसमें समस्या थोड़ा सा 11,000 का एक्सटेंशन को लेके है। 11,000 का एक्सटेंशन हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वो 12 बीघा में 2 लाइन पहुँच जाएगा। नहीं, 1 महीने में चाहिए, उसको जितना जल्दी आप करवाने का प्रयास करें। हम ये मैसेज आगे ऊपर फॉरवर्ड कीजिए। वो समस्या बहुत दिनों से चल रहा है और काफी लोग वहाँ परेशान है, इसलिए जितना जल्दी उसको सॉल्व हो जाए 12 बीघा लोग। तो केसीसी काफी अच्छा योजना है। अब इसमें एक समस्या जो आता है वो आता है कि रसीद, अगर किसान के नाम पर रसीद नहीं है तो ये बहुत बड़ा समस्या आ जाता है। वो वाकई किसान है लेकिन जमीन या तो उनके पिता के नाम पर जो मृतक है या ये चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी तक टोटल 62 जगह पे ये खत्म हो गया है। 6 पंचायत खत्म हो गया है। हमारा जो नीलागंज है, साकिरबिघा है, अरंधा है, परारी है, सिरपुर है, भगवान, यहाँ पे खत्म हो गया है। बेसिकली जो महिला समाज का जो उद्देश्य है वो सरकार ये जानना चाहती है कि पिछले 20 वर्ष में 15 से 20 सालों में महिलाओं के लिए कौन सा योजना सरकार के द्वारा लाया गया है और कितना लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और आगे ये सरकार उस महिला समाज के माध्यम से ये भी करना चाहती है कि महिलाओं को और क्या आकांक्षा और इच्छा है सरकार से, और उसी महिला समाज में महिलाएं अपना आकांक्षा और संवेदना अपना बताती हैं और उसको हम लोग ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आज भी यहाँ से डीएम सत्यवाणी आईडी से गए यहाँ से, और विभागीय जितना भी मुद्दा उठता है उसको विभागीय उसको सारा विभाग वाइज बांटा जाता है और वहाँ से भी सॉर्ट आउट करने का बात कहा गया है। ये महिला समाज का उद्देश्य है। टोटल 169 जगह हमारा है, 62 जगह खत्म हो गया है। डीओ सर के अध्यक्षता में ही पंचायत वाइज नोडल ऑफिसर का प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और मनरेगा पदाधिकारी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक बहुत मतलब अच्छा सरकार का निर्देश है और अच्छा लग रहा है कि सारे जितनी भी योजनाएं हैं आम जनता तक पहुँचे, और बहुत अच्छी बात है। और इस मीटिंग से हम भी खुश हैं। बाकी धन्यवाद। आप लोग जितने भी किन्हीं को कुछ अगर
दिक्कत है, परेशानी है, आम जनता से अगर कुछ बात मिलता है तो उन्हें यहाँ पे ब्लॉक में, अंचल में कहीं भी आप लोग ला के दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आम जनता बोलेगी नहीं, आप सुनेंगे नहीं, यहाँ तक आएगा नहीं, तो फिर यहाँ से कैसे निष्पादन हो सकता है। और अभी कुछ देर पहले हम उनके लिए एक मनरेगा से ऐसा बात आया है, तो ये चीज़ तो हम भी थक चुके हैं। हम लोग जमीन पे जाते हैं और हम भी चाहते हैं कि जितने भी उन्हें लेबर का पेमेंट हो, चाहे लेबर अगर मतलब जमीन पर काम करे उनके लिए ज़्यादा फायदा है, लेकिन उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं और फिर वो भी लोग उल्टा ही बोलने लगते हैं। बाकी धन्यवाद, आप लोग बताइए जो भी दिक्कत है। आप लोग हमारी जनता और हमारी सरकार जो हमें चुन के भेजा है, पिछले बार विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी टाइम मिला तो हम आपकी समस्या जो विधानसभा की समस्या है, क्योंकि समस्या तो बहुत ही है, इस तरह हमारे भाई बोले, दीदी बोली, सब लोग बोले, अभी हमारी बोली, सभी लोग बोली, समस्या तो बहुत है, लेकिन जो भी समय मिला सरकार के द्वारा हम आपकी समस्या को मजबूती से विधानसभा में रखने का काम किया और हम आप लोग से कोई उम्मीद दिलाते हैं कि जिस तरह मौसम बदलता है, समय बदलता है, मनुष्य को उसी तरह रहना पड़ता है प्रकृति के अनुसार। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ इस मीटिंग में कि जो आने वाला समय है, हमारा बेलागंज विधानसभा में जो काम हो रहा है, इसको देश और दुनिया देख रहा है, और आने वाला समय में भी जो बहुत बड़े पैमाने पर जो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि जो उन्होंने जो हमारे बेलागंज के जनता पर जो ध्यान दिए हैं, जो रोड का काम हुआ है और जो बिजली का जो भी बात चल रही थी, हमारी बात माननीय मंत्री जी से हुई है, उसमें भी हमें मालूम है कि जो रिपीटिव साहब भी बोले, हमारा मुंह से अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग पदाधिकारी हैं, आप लोग एक लेवल में रहकर काम करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और हमारे जनता के लिए भी और मेरे लिए भी और मेरे क्षेत्र के लिए भी। इसलिए मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूँ सारे पदाधिकारी लोगों से कि जल्दी से उठकर आप लोग काम करिए। मनोरमा देवी विधायिका आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, और ऐसा मिसाल कायम करिए विधानसभा में कि हमारा बिहार का मानचित्र पर नहीं, हमारा भारत का मानचित्र पर विकास में आ गया है। और जो अभी गली गली का बात हो रहा था, हम उसमें भी सरकार से बात कर रहे हैं, माननीय डीएम साहब को, जो आप लोगों ने हमें सारे जो जनता, हमारे भाई और हमारी बहनें सब लोग जो दिए हैं, माननीय डीएम साहब से बात कर और उनको हम अपना पैड पे लिख के और दिए हैं। और जो भी काम है, अभी आप लोग, हम बहुत बारीकी से आप लोगों को बातों को मैं सुन रही थी, और हमारी बहन प्रमुख साहिबा, मैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है आज का मीटिंग में, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीटिंग होगा हम लोग मिलजुल कर और ऐसे हम लोग अच्छा माहौल में मीटिंग करेंगे, और आप लोग से हमारे सरकार भी का भी कहना है कि थोड़ा आप लोग काम में तेजी लाइए, आगे समय को देखते हुए थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है। तो बाकी हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग आप लोग के साथ हैं, हमारा जनता भी आपके साथ विकास में हाथ से हाथ मिलाकर और कंधा से कंधा मिलाकर सारे लोगों के साथ है। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को आभार प्रकट करते हुए
20 साल हो रहा है और बिहार में जो विकास हुआ, आने वाला समय हमारा इतिहास है, इसमें कोई नकारने का बात नहीं है। तो आगे भी हमें जाना है, आप लोगों को भी आगे ऑफिस में जाना है, काम करना है, हमें भी आगे जाना है। यही विश्वास के साथ हम अपने जो पांचों पार्टी हमारे हैं, सब जो हमारे विश्व के जो मेंबर हैं, सबको बधाई देते हुए और आभार प्रकट करते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला समय हमारे सरकार के लिए, हम सभी लोग के लिए, सबके लिए अच्छा हो। यही चंद शब्दों के साथ हमारे मीडिया भाई भी आए हुए, चलो पुलिस प्रशासन की हमारी मैडम भी आई हुई है, थोड़ा मैडम और मजबूती की जरूरत है। यही चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के सदस्यगण, प्रमुख साहिबा, सारे लोगों का सहयोग मिला, कार्यक्रम अच्छा सफल हुआ, इसके लिए सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं आप लोग से उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आने वाला समय में किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे और अगला जो बैठक होगा आपकी उपस्थिति इसी तरह से कायम रहेगी और किसी तरह से जनता का कोई शिकायत हम लोग के पास न आए, इसके लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि जितना से जितना हो सके ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कर जनता का विश्वास को जीतें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है कि हर घर को विकसित करना, हर व्यक्ति को कार्य से जोड़ना, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग चल रहे हैं और इसमें आप लोग का सहयोग की भरपूर जरूरत है। कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की काफी सफलतापूर्वक रही, जहाँ तक मुझे लगता है। सभी यहाँ पे जो माननीय सदस्य उपस्थित थे, जिनको भी समस्याएं लगी, जहाँ भी जिन पदाधिकारियों से शिकायतें थी, उन्होंने अपने सवाल किए, लोगों ने भी हमारे जितने पदाधिकारी थे हम लोगों ने सभी का जवाब भी दिया और जो कुछ जवाब रेडी नहीं है वो हम लोग आगे रिटर्न में भी प्रोवाइड करवाएंगे, सभी पदाधिकारी ने भी प्रोवाइड कराएंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि चूँकि ऐसे हम लोग पदाधिकारी जब तक आप लोग कुछ नहीं बताते हैं तब तक हम लोग भी कई सारी चीज़ें नहीं जान पाते। तो कहीं ना कहीं एक ये अच्छा फोरम होता है कि जहाँ पे आप भी बैठते हैं और हम भी बैठते हैं और चूँकि हम लोग भी लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी एक एक करके समस्या लाते हैं। हम लोग पर्सनल समस्याएं जनरली ज़्यादातर सुन पाते हैं, जिनका है जो अपनी समस्या लेकर है, लेकिन आप लोगों के पास एक जनरल समस्या आती है, कई लोगों को देखते हैं और जो यूज टू फेस करते हैं जनरली डेली बेसिस पे, वो आप जब प्रोवाइड कराते हैं तो हम लोग उसका संज्ञान में आता है, हम लोग उस पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के फोरम से सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है, हम लोगों को भी सूचनाएं मिलने वाली है और आम जन को फायदा होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हैं और धन्यवाद सभी। देने के लिए हम लोग खड़े होकर के 2 मिनट का मौन धारण करें। प्लीज सभी खड़े हो जाए।